प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोग कक्षा 10 इतिहास के पिछले अध्याय में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन किया हम लोगों ने। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बाद अब दूसरा जो चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है वह है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करने से पहले यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यूरोप में जो राष्ट्र अस्तित्व में आए वह छोटे छोटे राज्य थे जो नस्ल या एक भाषा बोलने वाले लोग या एक जाति के लोगों के आधार पर निर्मित हुए थे। और यूरोप के देशों ने विश्व के अन्य देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था और भारत भी एक औपनिवेशिक देश बन गया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस अंग्रेज यात्री भारत पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंच करके उन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी किंतु वह असफल रहा। उसके बाद सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे और इन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ये मुगलों के शासन के दौरान यह व्यापार करना भारत में शुरू कर दिया है और भारत के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर ली, जैसे सूरत, मछलीपट्टनम इत्यादि। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा और मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। जब छोटे छोटे ये क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए तो ये लोग आपस में लड़ने लगे। जब आपस में लड़ने लगे तब उसी का फायदा अंग्रेजों को मिला। पहली बार 1748 ईस्वी में कर्नाटक में नवाब की गद्दी को लेकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप किए। उसके बाद 1757 ईस्वी में प्लासी, बंगाल में प्लासी के मैदान में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की पराजय हुई। और उसके कुछ ही साल बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की 3 सम्मिलित सेनाओं, जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इन तीनों सम्मिलित राजाओं को अंग्रेजों ने पराजित किया। और इस प्रकार 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई और लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। लॉर्ड क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, आगे लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग तक भारत के गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। चूंकि हम लोगों को बच्चों भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है आपका, उसमें 1920 के दशक के बाद की घटनाओं को पढ़ना है, लेकिन अब 1920 तक पहुंचने के लिए, घटनाओं को पढ़ने के लिए पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनको क्रमिक रूप में देखना आवश्यक है। तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि 1920 तक राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई गांधी के युग में। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन गवर्नर जनरल की ऐसी कौन सी नीतियां रही जिससे भारतीय लोगों में असंतोष की भावनाएं बढ़ने लगी थी। तो जैसे हम लोगों ने बात की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ जमींदारी और कुछ भू राजस्व संबंधी सुधार किया उन्होंने, और जमींदारी प्रथा को लागू किया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसे 1790 ईस्वी में 10 साल के लिए लागू किया गया था, किंतु 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी कर दिया गया, जिससे जमींदारों को अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। उसके बाद आगे हम लोग संक्षेप में बात कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को जानकारी चाहिए, इसलिए संक्षेप में बातें करेंगे। आगे लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि, भारतीय क्षेत्रीय राज्यों में सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया, और जिन लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया वहां पर सैनिक शक्तियों के माध्यम से सहायक संधि ला दी गई। इस प्रकार आगे देखेंगे
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुछ सामाजिक सुधार के अंतर्गत अंग्रेजों की शासन शक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया था। उसके बाद अगर हम देखें लॉर्ड डलहौजी की, तो उन्होंने राज्यों को हड़प करके राज्यों को जबरदस्ती अपहरण नीति के अंतर्गत भारत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने का प्रयास किया। और इन सबका परिणाम यह निकला कि 1857 में एक विद्रोह हुआ। हालांकि यह विद्रोह जो था वह सैनिकों ने शुरुआत की थी, क्योंकि बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से मना करते हुए हमारे वीर शहीद मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद यह जो घटना थी एक क्रांति की ओर, एक विद्रोह की तरफ मोड़ देती है। और मेरठ में जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह करके दिल्ली की ओर कूच किए और वहां पर बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे उनको अपना नेता माना और उनके नेतृत्व में एक विद्रोह को बढ़ाया और भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं की शुरुआत हो गई। लेकिन इसमें बड़ा संशय है, कुछ लोग मानते हैं कि यह एक स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, एक सैनिक विद्रोह था। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, सर जॉन सीले जो हैं इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं। तो जो भी हो, लेकिन भारत में ये जो घटनाएं थी, यह जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, यह भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक करने का प्रयास किया। अब ये जो घटनाएं सब हो गई, इसके लिए अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन को हम लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य भूमिकाएं जो थी वह कैसे लोगों को एक विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। अब देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का विस्तार किया, रेलवे की शुरुआत की 1853 ईस्वी में। तो रेलवे का जो शुरुआत हुआ वह अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन के फायदे के लिए था, ताकि भारत के भू राजस्व को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जब रेलवे का विस्तार हुआ तब रेलवे में आवागमन के वजह से लोगों में एक दूसरे की संस्कृतियां आपस में मिलने लगी, एक दूसरे से लोग मिलने लगे। क्योंकि भारत जो है अनेक जातियों वाला, अनेक धर्मों वाला एक देश था, बहुत सारी विविधताएं थी और रेलवे ने इन विविधताओं को दूर करने का एक काम किया। उस समय में कुछ समाचार पत्रों का भी विकास हुआ। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई और एक दूसरे से लोग परिचित हुए और भारत के सुदूर प्रांतों तक जो है आपस में एक राष्ट्र के प्रति जो है भावनाएं बढ़ने लगी और राष्ट्रीय चेतना का विकास लोगों के अंदर होने लगा था। तो समाचार पत्रों का विकास जो है राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है बच्चों। हाँ बच्चों, समाचार पत्रों का विकास एक कारक तो माना जाता है, लेकिन भारत में जो राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति लोगों में आई, जो राष्ट्रीय चेतना का लोगों में विकास हुआ, उसके लिए पुनर्जागरण को हम आवश्यक रूप से देख सकते हैं। अब पुनर्जागरण की शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय से शुरुआत होती है। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक कुरीतियां थी, धार्मिक कुरीतियां थी, अंधविश्वासों का दौर था और अनेक जातियों का देश था। तो राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और भारत में एक राष्ट्र की परिकल्पना की ओर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इस कड़ी में और बहुत सारे नाम हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के बाद हम लोग देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को। मुस्लिमों की बात करें तो सर सैयद अहमद खान को। तो इन लोगों ने यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतनाओं का विकास किया। इसके लिए इन लोगों ने कुछ समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का सहारा लिया। जैसे राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और इनकी एक संस्था थी ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती की संस्था थी आर्य समाज और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास करने का प्रयास किया था बच्चों।
अब इसी का नतीजा था कि भारत में राष्ट्रवाद की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। लेकिन अभी तक तो भारत में छोटे छोटे राज्य थे और लोग जो है क्षेत्रीय स्तर की राजनीति करते थे, केवल एक क्षेत्र विशेष के रूप में ध्यान देते थे। लेकिन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई। यह भारत में एक संगठन के रूप में इसका अस्तित्व हुआ। अब इस कांग्रेस की स्थापना जो है एक अंग्रेज अधिकारी ने की, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इन्होंने की और इसकी स्थापना बंबई में हुई और बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष WC, जिनका नाम है व्योमेश चंद्र WC बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए। उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अब इस कांग्रेस को भारत में संस्थागत रूप में राष्ट्रवाद के उदय में देख सकते हैं। यानी जो राष्ट्रवाद का एक संस्थागत रूप में उदय दिखाई देता है वह कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है। और यह कांग्रेस की जब स्थापना हुई इसमें कुछ ही लोग जुड़े हुए थे। जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो केवल इसमें 72 सदस्य थे और ये सभी लोग उदारवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उदारवादी विचारधारा के लोग थे और ये शिक्षित वर्ग के लोग थे। और इसीलिए लॉर्ड डफरिन का मानना था कि कांग्रेस जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के दिमाग की उपज है। तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वाल्व के रूप में है। अगर इस मंच से कोई अगर आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को हम लोग सेफ्टी वाल्व के रूप में यानी देख लेंगे और उसका दमन कर देंगे। जबकि लाला लाजपत राय ने इसे त्वरित चालक के रूप में देखा था। तो कांग्रेस की स्थापना से ही हम लोग भारत में राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति और राष्ट्रीय चेतना का विकास जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। बच्चों 1885 ईस्वी में कांग्रेस को संस्थागत रूप में हम राष्ट्रवाद के रूप में देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले ही राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा था। हमने बातें भी की थी, जैसे समाचार पत्रों के विकास के बारे में की थी, ठीक है बच्चों, और रेलवे का विस्तार के बारे में हमने बताया था। और भारत में जनगणना की भी शुरुआत हो चुकी थी जो जातीय आधार पर हो रहे थे। तो इस जातीय जनगणना के आधार पर भी अंग्रेजों का जो जनगणना थी उसके आधार पर भी लोग एकजुट होने का प्रयास किए। तो ऐसे बहुत सारे कारक थे। हालांकि जो समाचार पत्रों का विकास था उसको अंग्रेजों ने दबाया भी। बहुत सारे एक्ट भी लाए गए, जैसे देसी प्रेस भाषा अधिनियम, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, लॉर्ड लिटन ने लाया था। तो इसके माध्यम से देसी भाषा में छपने वाले अखबारों पर रोक लगाने के लिए प्रयास भी किया गया, ठीक है बच्चों। तो फिर भी हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास शुरू हो चुका था और बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक संस्थाएं भी बन चुकी थी, जैसे मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब यहाँ से एक मंच तैयार हुआ और शुरुआत में इसमें कुछ ही सदस्य थे, जैसा कि हमने बताया 72 सदस्य थे। और यह सदस्य जो है पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था। तो इन लोगों का मानना था कि अभी हम लोग ऐसी कंडीशन में नहीं हैं कि भारत में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें और एक बड़े आंदोलन को जन्म लें। तो इन लोगों का विश्वास था कि हम लोग जो है आवेदन, प्रत्यावेदन और निवेदन के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो इसीलिए इस युग को उदारवादी या नरमपंथी लोगों का युग कहते हैं, जिसमें कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई। इन लोगों का मानना था कि हम लोग संवैधानिक यानी कानूनी तरीके से हम लोग अपनी मांग को पूरा कराने के लिए सरकार के पास आवेदन करें, निवेदन करें, और इसीलिए इसको हम लोग नरमपंथी युग कहते हैं बच्चों। अब इसमें धीरे धीरे
कुछ उग्र विचार के लोगों का भी अस्तित्व हुआ, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे। इन लोगों का मानना था कि आवेदन प्रत्यावेदन और निवेदन के माध्यम से नहीं, बल्कि हमें इनसे अपनी स्वराज की प्राप्ति करनी है, लड़ करके हम अपना स्वराज प्राप्त करेंगे। तो ये एक तरीके से क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। और इसके लिए तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव नामक मेले का आयोजन भी कराया, और वहीं से ये आयोजन की शुरुआत भी हुई थी। और उसी समय में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हो गई। उस समय पूना में प्लेग जैसी महामारी आई थी, और उस प्लेग में बहुत सारे लोग मारे गए थे, और अंग्रेजी शासन ने कुछ काम नहीं किया। इसीलिए चापेकर बंधु थे, उन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और उन चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई। और इस कांड में, इस घटना में तिलक को भी दोषी पाया गया था। तो इस यहाँ से गर्मपंथी विचारधारा का भी शुरुआत हो चुका था। गर्मपंथी विचारधारा का शुरुआत हो चुका था। तो 1885 से 1905 यह जो समय था, यह समय जो था नरमपंथी विचारधारा के लोगों का था। लेकिन 1905 में एक घटना घटी, जिसका नाम है बंगाल विभाजन। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और 1905 ईस्वी में बंगाल को उसने विभाजित कर दिया। तो यहाँ तक तो नरमपंथी विचारधारा का युग चल रहा था। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, वैसे ही भारत में आंदोलनों की शुरुआत हुई, लोगों में असंतोष की भावनाएं बढ़ने लगी। अब हुआ क्या, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो 1905 यानी 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की, उसके बाद लोगों में असंतोष की भावनाएं बढ़ने लगी। और इस बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिगत दिखाने की कोशिश की। यानी इसका मानना था कि हम प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ, वह पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, तो पूर्वी बंगाल में जो है, आज का जो पूर्वी बंगाल है और बांग्लादेश है और असम का क्षेत्र पूर्वी बंगाल के अधीन था, और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और बिहार के कुछ क्षेत्र शामिल थे। और ये जो विभाजन हुआ था, यह सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। पूर्वी क्षेत्र के जो बंगाल था, उसमें मुसलमानों की अधिक संख्या थी और वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की अधिक संख्या थी और मुसलमान अल्पसंख्यक थे। और यह धार्मिक आधार पर किया गया था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और इसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो मुख्य बातें थी, वह स्वदेशी, स्वशिक्षा को अपनाया गया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, लोगों ने स्कूलों का बहिष्कार किया, और कुछ लोगों ने नए स्वदेशी जो थे, उसी के दौरान जो 1907 में टाटा स्टील कंपनी का निर्माण भी हुआ। उसी के अधीन बहुत सारी स्कूल कॉलेज भी खोले गए। और बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने वंदे मातरम गीत गा करके लोग जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। फिर 1905 ईस्वी
1905 ईस्वी दिसंबर में कांग्रेस का बनारस में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां से स्वदेशी आंदोलन को पारित किया गया। तो बच्चों 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर रुकते हैं, फिर ये अगला इसके आगे जो शुरुआत करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बाद और महात्मा गांधी के युग से पहले की जो घटनाएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, शुक्रिया।